बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करेंगे। सिडनी बीच के हमला आवरों ने नवंबर में फिलिपाइन का दौरा किया। फिलिपाइन हुकूमत की तस्दीक, हमला आवर भारतीय शहरी की हैसियत से फिलिपाइन पहुंचे थे। फिलिपाइन इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक साजिद अकरम भारतीय शहरी की हैसियत से 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचा। 50 साल साजिद अकरम और 24 साल नवीद अकरम 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे। बाप बेटा 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए। सिडनी बीच के हमला आवरों ने नवंबर में फिलिपाइन का दौरा किया। फिलिपाइन हुकूमत की तस्दीक, इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। अहम गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मरियम फातिमा तज्ज़ियाकार मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, कैसे इसको एनालाइज करती हैं आप? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर टीवी चैनल। मैं ये समझती हूँ कि ये जो अटैक हुआ है इसके में जो तमाम इंसानी जानें गई हैं उसके ऊपर मुझे ज़ाती तौर पर अफसोस है। और इस अटैक के फ़ौरन बाद से जिस किस्म की प्रिजम्पशंस और assumptions बनाई कुछ मुल्कों की तरफ से, जिसमें इंडिया है, जिसमें अफगानिस्तान है और इजराइल से भी इस तरह की इंफॉर्मेशन निकली कि एज इफ वन ऑफ द सस्पेक्ट्स और 2 ऑफ द सस्पेक्ट्स इस सारे वाकये में उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये बेसिकली इसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर है, जिसमें साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। किसी भी अपने दुश्मन के खिलाफ उनको साइकोलॉजिकली कमजोर करना, उनकी डिस्ट्रीब्यूट करना इंटरनेशनल रिलेशंस में, ताकि उनकी फॉरेन पॉलिसी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़े। और इसके साथ साथ इसका मकसद ये होता है कि आप अपने एनिमी को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। अब इसका मकसद ये है कि एक तो इंडिया की तरफ से ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर वावेला हुआ, उनके मीडिया की तरफ से। ये कुछ नया उनका नहीं है, इट्स नथिंग न्यू, ये उनका पुराना पैटर्न है जो कि वो मुसलसल फॉलो करते आ रहे हैं। और उनकी मीडिया की क्रेडिबिलिटी खुद भी काफी हद तक उन्होंने खुद ही सबोटैज की हुई है। इसलिए एज सून एज अगर आप ये देखिए कि अब ये मामला हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा किया, जो कि अब एक्चुअली वो इंडियन साबित हो रहा है। और ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर ने बात भी की है इंडियन अथॉरिटीज से। फिलीपींस के अंदर से भी ये खबरें आ गई हैं कि इन दोनों सस्पेक्ट्स ने वहां भी ट्रेवल किया था। तो मेरा ये ख्याल है कि इंडियन मीडिया अपनी पाकिस्तान के खिलाफ जो एक रेटोरिक बनाना चाहता है, प्रोपेगेंडा कर रहा होता है, मुसलसल डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा होता है, इसका उनको बहुत सालों से और बहुत सदियों मतलब 2 डेकेड से उनको फायदा भी हो रहा है। उन्होंने एक्सट्रीम नैरेटिव बिल्डिंग की पाकिस्तान के खिलाफ, थ्रेट परसेप्शन डेवलप किया। लेकिन अब ये कि चूंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, दुनिया इंटरकनेक्टेड है और इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो है बहुत ज्यादा, तो जब इस तरह की वो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं तो ये भी अब साबित होना स्टार्ट हो गया कि वो डिसइंफॉर्मेशन है। और इंडिया ने खुद ही अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की है इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। मई में आप देख लीजिए कि पाकिस्तान ने तो अभी इंडिया को नहीं कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं, बट द इंटायर वर्ल्ड न्यू दैट इंडिया इज लाइंग। व्हाई? बिकॉज उन्होंने खुद को इतनी जल्दबाजी में इतनी गलत उन्होंने किस्म की न्यूज और फेक न्यूज फैलाई। ठीक है, उनको अपने डोमेस्टिक ऑडियंसेस को तो वो करना ही है, अपीज करना है, लेकिन आप देखें कि यू कैन नॉट प्ले विद समबडीज इंटेलिजेंस। आप अपने अवाम को बेवकूफ और उनको पुलिस तो नहीं समझ सकते ना कि उनको कुछ पता नहीं चलेगा। सो बेसिकली इंडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद जो है सबोटाज की है जी। और इस वाकये पे भी जो उन्होंने इस तरह पाकिस्तान को मलाइन किया फौरन से और इसके ऑपोजिट बात निकली, तो ये अब आप देख लीजिए कि इंडिया के अंदर जो है वो लो कॉस्ट वॉर पाकिस्तान के खिलाफ वेज किए रखता है, ताकि पाकिस्तान की जो डायस्पोरा है वो कमजोर हो, पाकिस्तान के एकेडमिक्स कमजोर हो, पाकिस्तान की पूरी स्टैंडिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कमजोर हो। जी अच्छा मरियम साहिबा, क्योंकि आपने कहा कि पाकिस्तान की तरफ इशारा किया गया और शवाहद भारत के खिलाफ मिले हैं ताकि साइकोलॉजिकली दुश्मन को कमज़ोर किया जा सके। अब ये शवाहद क्योंकि भारत के खिलाफ ही सामने आ रहे हैं, भारत ने प्रोपेगेंडा भी किया है और दुनिया को भी आगाही है, जिस इन्फॉर्मेशन का दुनिया को पता चल रहा है, मुस्तकबिल में आप भारत पर इसके क्या असरात देखती हैं? देखिए, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि इंडिया के अवाम या डायस्पोरा इस किस्म की एक्टिविटीज में मुलविस हैं। यू आर वेल अवेयर कि इनके नेटवर्क्स थे, इंडियंस के रेप नेटवर्क्स थे, इनके रेप नेटवर्क्स हैं यूके में। उसके अलावा
इंडियंस आर इन्वॉल्व्ड इन डिस्टेबलाइजिंग देयर नेबरहुड, और टेररिस्ट आउटफिट्स के अंदर सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट इंडिया से होती है। आईएसकेपी में सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ऑनलाइन होती है। इसके अलावा उन्होंने जो जनरेशन जेन जी है उसको इस्तेमाल किया नेपाल की गवर्नमेंट के खिलाफ। तो बेसिकली इंडिया के रॉ ने और डेथ जॉब्स की कनाडा में और अमेरिका में, तो इंडिया की तरफ बहुत सारे इशारे जा रहे हैं। बिल्कुल, इंडिया की तरफ बहुत सारे इशारे जा रहे हैं। मरियम साहिबा, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त सैयद मोहम्मद अली सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद है, शामिल गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने दुनिया न्यूज़ को अपना वक्त दिया। क्या कहेंगे आप, इसको किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए, दो पहलू हैं, एक हकीकत का और एक परसेप्शन का। मैं हकीकत का पहलू आपके पहले सामने रख देता हूँ। 3-4 चीजें बहुत मैं समझता हूँ अहम है। पहली बात ये है कि ये जो फिलिपाइन की हुकूमत ने इस बात को कंफर्म किया है कि पिछले माह, यानी कि इस हमले से 1 माह कबल, इन्होंने भारतीय पासपोर्ट पे फिलिपीन का दौरा किया था। इससे ये बात साबित होती है कि पिछले 27 साल से ये बाप बेटा ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे, लेकिन आलमी दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते के लिए ये बदस्तूर भारतीय पासपोर्ट को इस्तेमाल करते थे ताकि वो ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत को गुमराह कर सकें और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छुपा सकें। दूसरा पहलू इसमें ये है कि बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ज्यादा फोकस मशरिक वस्ता और जनूबी एशिया पे रहता है, लेकिन दाइश का एक बहुत बड़ा मशरिक बईद का जो अबू सयाफ ग्रुप का चैप्टर है वो फिलिपीन में मौजूद है, जो कि तकरीबन पिछले 25 साल में 40 बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहा है। और मशरिक वस्ता के साथ साथ जो इंडोनेशिया और दीगर ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती है, वो दाइश का ये जो फिलिपीन बेस्ड अबू सयाफ ग्रुप है वो उसमें इन्वॉल्व रहा है। तो ऐन मुमकिन है कि ये उनसे राब्ते में हो, इसीलिए वो अपने हमले से 1 माह पहले जो है वो फिलिपीन गए थे। और फिर फिलिपीन की हुकूमत का ये कंफर्म करना कि ये भारतीय पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे थे, ये भी इस बात का सबूत है कि वो अभी तक भारतीय शहरी हैं भी और उसी को इस्तेमाल करते हैं दहशतगर्द तंजीमों से आलमी राब्ते में। और आखिरी बात जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि कल रात को जो ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने आला सतह पे सरकारी जो हुकाम है भारत के, उनको बाज़ाब्ता तौर पर इन्फॉर्म भी किया है और इंगेज भी किया है कि आप मजीद इंफॉर्मेशन इन लोगों के बैकग्राउंड के बारे में शेयर करें, जो कि इस बात का सबूत है कि उनके पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि ये ना सिर्फ भारतीय शहरी हैं बल्कि इनका बैकग्राउंड और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री और उनका जो तर्ज अमल है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस होने का है। तो आखिरी बात ये कि इससे ये बात साबित हो गई है कि ये दोनों ना सिर्फ भारतीय शहरी हैं बल्कि भारतीय शहरी के तौर पे ही वो आलमी दहशतगर्द तंजीमों खुसूसन दाइश के साथ राब्ते में रहते हैं। और इनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनकी गाड़ी से दाइश के झंडे भी बरामद हुए हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि वो उसकी वैल्यूज और उसके एजेंडे को आगे बढ़ाना जरूरी समझते हैं और इसीलिए इन्होंने फिलिपीन का सफर भी किया था और भारतीय पासपोर्ट को भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो जो भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा था कि जनाब इनको पाकिस्तान से मुंसलिक किया जाए मुसलमान नाम की बुनियाद पे, वो भी बेनकाब हो गया है और ये हकीकत अब पूरी दुनिया के सामने आ गई है कि ये भारतीय शहरी हैं अभी तक 27 साल ऑस्ट्रेलिया में रहने के बावजूद, और ये आलमी दहशतगर्द तंजीमों के साथ मुंसलिक भी हैं और आलमी दहशतगर्द कार्रवाइयों में इन्वॉल्व भी हैं। तो मैं आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि भारत का न सिर्फ झूठ बेनकाब हुआ है बल्कि इसके हवाले से जो आलमी बरादरी है वो अपनी पॉलिसीज को भी ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में रिव्यू करेगी। यकीनन भारत का झूठ बेनकाब हो चुका है। सैयद मोहम्मद अली सीनियर तज्जियाकार और हमारे साथ मरियम फातिमा तज्जियाकार मौजूद थी। आप दोनों ने अपना तज्जिया बयान किया दुनिया न्यूज़ के साथ, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और बात करेंगे ओबाड़ो में रात गए मुसाफिर बस पर डाकुओं के हमले का वाकया। डीएसपी ओबाड़ो अब्दुल कादिर सुमरो का कहना है कि अगवा किए गए तमाम 10 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। सुमियानी में डाकुओं से शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। इलाके की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी गई है। डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाले 2 अफराद अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर बस सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी।
दीगर खबरों में बात करेंगे। डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर कमी, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 265 रुपये 65 पैसे हो गई है और पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे पर बरकरार है। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज़ के लिए होगा। डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर कमी हुई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 265 रुपये 65 पैसे हो गई है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवे M2 और M3 हद निगाह बेहतर होने पर खोल दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे को हद निगाह बेहतर होने पर खोल दिया गया है। मुल्तान में धुंध के बायस हद निगाह 50 मीटर तक रह गई है। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। एयरपोर्ट को भी तमाम परवाजों के लिए बंद रखा गया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। लाहौर से हमारे साथ सामिया सईद होंगी और मुल्तान से धुंध की सूरत हाल बताएंगी ज़ैनब गर्देसी। सामिया, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस वक्त आप लाहौर के किस मुकाम पर मौजूद हैं और वहाँ पर धुंध के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या प्रिकॉशनरीज जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मैं इस वक्त जो हूँ वो बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अब से कुछ देर कबल ये सूरत हाल दिखाई दे रही थी कि गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी, क्योंकि सुबह सवेरे से ही शहर लाहौर पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार था। मगर जैसे ही सूरज निकला है ये देखा गया कि धुंध की शिद्दत में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई। हद निगाह बेहतर होते ही जो है वो मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक जो है वो खोल दिया गया है। इसी तरह मोटरवे M3, M4, M5, 11 को जो है वो खोल दिया गया है, जबकि हद निगाह कम होने के बाइस मोटरवे M5 को जो है वो ताहाल बंद ही रखा गया है। मगर शहरियों को यही कहा जा रहा है कि कोशिश करें कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है वो सफ़र करने को तरजीह दे, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर यही सूरत हाल देखी जाती है कि गाड़ियों की लंबी कतारें जो हैं वो मोटरवे M2 पर दिखाई दे रही होती हैं। शहरी भी परेशान हाल दिखाई दे रहे होते हैं। अलबत्ता अगर बात की जाए तो आज ये देखा जा रहा था कि शदीद धुंध थी और हद निगाह जो थी वो 100 मीटर तक रिकॉर्ड की जा रही थी। ताहम मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को अभी भी ये ताकीद की जा रही है कि मोटरवे यूजर्स जो हैं वो फोक लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें, अपने से आगे वाली गाड़ी से जो है वो मुनासिब फासला इख्तियार करें। अलबत्ता साथ ही साथ महकमा मौसमियात की जानिब से बता दिया गया है कि शहर लाहौर में जो है वो ताहाल बादल बरसने के कोई भी इम्कान नहीं है। शहर लाहौर में ताहाल बादल बरसने के भी कोई इम्कान नहीं है। सामिया, आप हमारे साथ ही रहेगा। ज़ैनब गर्देजी से भी जान लेते हैं, मुल्तान से वो हमारे साथ मौजूद है। ज़ैनब, मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद है और बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट को भी तमाम परवाज़ों के लिए बंद रखा गया है। अभी तक की क्या अपडेट्स हैं? जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में धुंध का राज जो है बरकरार है, जिसकी वजह से ताहद निगाह जो है वो भी 50 मीटर तक रह गई है। मोटरवे M3 जो मुल्तान से फैसलाबाद को जाती है उसको दिया गया था, लेकिन विजिबिलिटी क्लियर होने पर मोटरवे M3 को खोल दिया गया है। इसी तरह M4 को भी मुल्तान से लाहौर तक खोल दिया गया है, लेकिन जो M5 है मोटरवे मुल्तान से सक्कर तक ताहाल बंद है। और कहा यही जा रहा है कि 12 बजे के बाद विजिबिलिटी बेहतर होगी तो मोटरवे M5 को भी खोल दिया जाएगा। दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस की जानिब से सख्त हिदायत जारी की गई है कि शहरी बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज करें। उसके अलावा फॉग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें और अगर ट्रैवल करना है तो अगली जो गाड़ी है उससे मुनासिब फासला जो है इख्तियार करें। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि ताहाल बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। जैसे ही बारिश होगी तो फॉग की जो सिचुएशन है इसमें कमी देखी जाएगी। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का यही कहना है कि जो धुंध का सिलसिला है आइंदा हफ्ते तक जारी रहेगा। इसके अलावा अगर एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट के इतराफ में विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर तक रह गई है, जिसकी वजह से मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तमाम तर परवाजों के लिए बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट को भी अभी बंद रखा गया है और महकमा मौसमियात की जानिब से भी बारिश के भी कोई पेशगोई नहीं की गई। लाहौर से और मुल्तान से सेम ही तफसीलात है। सामिया सईद हमें लाहौर से अपडेट कर रही थी। ज़ैनब गर्देजी मुल्तान से बहुत शुक्रिया आपका, अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। धुंध के बाइस हद निगाह 50 मीटर तक रह गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। माली साल 2026 से 2030 तक GDP साइज में तकरीबन 68,000 अरब रुपए इजाफा होगा। रवा माली साल के लिए 1,29,517 अरब का GDP साइज का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। FBR 2030 तक भी टैक्स बिलहाज GDP की शरह 15% का हदफ हासिल नहीं कर सकेगा। मुदस्सर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं तफसीलात के लिए। मुदस्सर, बताइएगा। जी, IMF की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि माली साल 2026 से लेकर माली साल 2030 तक पाकिस्तान की जो GDP साइज़ है उसमें 68,000 अरब रुपए का इजाफा होगा और रवा माली साल
जो इनिशियल प्रोजेक्शन की गई थी बजट में 1,29,000 अरब रुपए जीडीपी साइज की, ये 2030 तक बढ़कर 1,94,000 अरब रुपए के लगभग पहुंच जाएगी। जो आईएमएफ की रिपोर्ट है इसमें यह कहा गया है कि 1,29,000 अरब रुपए का रवां माली साल का जीडीपी साइज का जो टारगेट फिक्स किया गया है ये तो अचीव नहीं हो सकेगा, लेकिन माली साल 2025-26 के दौरान जीडीपी का मजमूई साइज 1,26,000 अरब रुपए तक महदूद रह सकता है। अगर बात कर ली जाए जो अहम मुआशी इशारे हैं उस पर आईएमएफ की जानिब से ये कहा गया है कि रवां माली साल 2025-26 के लिए जो टारगेट्स सेट किए गए हैं वो टारगेट अचीव नहीं हो सकेंगे, जैसा कि एफबीआर का टैक्स हदफ है, इसके साथ साथ जो दीगर अहदाफ मुख्तस किए गए हैं वो अचीव नहीं किए जा सकेंगे। साथ में हुकूमत पाकिस्तान का ये भी टारगेट था कि माली साल 2029 तक टैक्स टू जीडीपी जो रेशियो है वो बढ़ाकर 15% तक बढ़ाई जाएगी, लेकिन आईएमएफ की प्रोजेक्शन है कि रवां माली साल और माली साल 2026-27 यानी कि आइंदा माली साल के दौरान टैक्स बलिहाज जीडीपी 11.2% तक पहुंच सकती है, लेकिन माली साल 2028, 2029 और 2030 तक जो टैक्स बलिहाज जीडीपी है इसमें मज़ीद कमी आएगी और ये 11.2% से कम होकर तकरीबन 11.1% तक महदूद हो जाएगी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि माली साल 2030 तक जो बजट खसारा है उसको कंट्रोल किया जाएगा। आईएमएफ की प्रोजेक्शन है कि रवां माली साल 2025-26 के दौरान जो बजट खसारा है वो तकरीबन जीडीपी का 5.1% तक रह सकता है, जबकि माली साल 2030 यानी कि 4 साल के बाद ये कम होकर 3.1% तक महदूद हो जाएगा। इस जो दस्तावेज़ हैं इसमें यह भी बताया गया है कि इन 4 से 5 बरसों के दौरान पाकिस्तान को बजट खसारा पूरा करने के लिए तकरीबन 28,000 अरब रुपए की